तो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और लोकसभा के भी इलेक्शंस आने ही वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम उस सिचुएशन को रेफर कर रहे होते हैं जब एक इंसान जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिटिक्स में। अगर आपको प्रिसाइज नेम्स चाहिए तो आप वन इंडिया की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें अराउंड 550 नेम्स हैं, सारे एमपीज की लिस्ट है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आई वॉज ऑल्सो फ्लैबरगास्टेड व्हेन आई सॉ दैट लिस्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि एज वी ऑल नो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही वायलेट करता है, जो कि होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉलोइंग ऑफ रूल्स। ये तीनों चीज ही इसमें वायलेट होती हैं। अभी रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, मैं इसकी की फाइंडिंग्स आप सभी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये था कि 40% ऑफ सिटिंग एमपीज हैव सम और द अदर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम एंड 25% ऑफ द सिटिंग एमपीज हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। सीरियस क्रिमिनल केसेस में आते हैं रेप, मर्डर, होमिसाइड्स एटसेट्रा। और इसमें इस रिपोर्ट में हमें ये भी बताया गया है कि कौन से स्टेट्स और यूटीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिटिंग एमपीज है विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। इसमें सबसे ज्यादा नंबर है लक्षद्वीप के पास, फॉलोड बाय केरला, बिहार एंड महाराष्ट्र। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि आखिर पॉलिटिक्स में इतना क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्व कैसे हो गया। सबसे पहला जो कॉज है वो है वोट बैंक। देखिए, पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए होता है? वोट्स, ज्यादा से ज्यादा वोट्स। तो इसके लिए वो बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज का भी हिस्सा बन जाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वोट्स खरीदना। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो कौन एड करता है? रीजनल गवर्नमेंट्स। इससे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके बीच में काफी क्लोज लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है, और उसकी वजह से मिसयूज ऑफ पावर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मिसयूज ऑफ पावर का जो एरिया प्रोन हो जाता है उसमें करप्शन तो होगा ही, एंड ड्यू टू करप्शन इट लीड्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अनदर रीजन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज करप्शन। अब पॉलिटिशियंस को चाहिए होता है पैसा फॉर देयर डोनेशंस, रैलीज, फंड्स एटसेट्रा, बट वो गवर्नमेंट से असिस्टेड पीपल होता है और उनके पास इतना पैसा लेजिटिमेटली होना इज नॉट पॉसिबल। अब पैसा है नहीं लेकिन पैसा चाहिए, तो हियर एंटर्स ब्लैक मनी। अब जैसा कि ब्लैक मनी इज इन द गेम नाउ, तो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ होता है। ब्लैक मनी होना ही बहुत बड़ा क्राइम है इन इटसेल्फ, और अब हम उसे यूज भी कर रहे हैं, तो इससे हम लॉ तो वायलेट कर ही रहे हैं। अब लॉ का वायलेशन हो रहा है तो ये कंट्रीब्यूट करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। सो द नेक्स्ट कॉज इज वेस्टेड इंटरेस्ट। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से अलाइन कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने मिलेगा बिहार में, जैसे कि वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो जो लोग होते हैं वो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड इग्नोर करके उन्हें वोट देता है थ्रू अ नैरो लेंस ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट। अब अगर जो लोग क्रिमिनल हैं वो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो प्रोसेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन कैसे नहीं होगा? इट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट कॉज ऑफ दिस इज मसल एंड मनी पावर। इंडिया में FPTP सिस्टम फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट्स होता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। अब वोट चाहिए, वोट कैसे मिलता है? लोगों का ट्रस्ट अर्न करके। लेकिन अगर कोई इंसान क्रिमिनल होता है तो लोगों का ट्रस्ट अर्न करने में उसे काफी टाइम लगता है और काफी मुश्किल होता है। तो ये ट्रस्ट गेन नहीं करना चाहते लोगों को, बल्कि यूज करते हैं मनी एंड मसल पावर का, जो भी कंट्रीब्यूट करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। पोर गवर्नेंस भी इसका बहुत बड़ा कॉज है।
हमारे पास इन सब चीज़ों को गवर्न करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वी ओनली हैव द मॉरल कोड एंड ऑफ कंडक्ट जो किसी भी स्टैट्यूट से एनफोर्सेबल नहीं है। एंड लास्ट जो कॉज है इसका वो है नेक्सस बिटवीन पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल गैंग्स। इसका हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा है, मूवीज में भी देखा है, जैसे सिंघम हो गई एंड सिंह साहब द ग्रेट। एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। आप ले सकते हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल। उसमें दे वर पॉलिटिकली पावरफुल, इसलिए उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कमिट किया था। तो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इट। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है आप पे, हम पे, कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे, पूरे नेशन पे। सबसे पहला तो होता है इट इंस्टीट्यूशनलाइजेस करप्शन एंड ट्रस्ट इरोजन। जब क्रिमिनलिटी ऑफ पॉलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ लॉ दोनों मिलता है तो करप्शन थ्राइव्स। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स निकालता है हर साल। 2022 में इंडिया की रैंक थी 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन टू होल्ड। और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अगर पावर में आते हैं, एक अथॉरिटी वाले पोजीशन पे रहते हैं, तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम से वो इरोड होने लगता है। एंड इसका जो दूसरा इम्पैक्ट होता है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जब पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स गेट इलेक्टेड तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं व्हेन दे गेन कंट्रोल ऑफ इट। और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए बनी होती है, ना कि किसी एक पर्सनल इंसान के बेनिफिट के लिए। और ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसको हम फर्दर इन द वीडियो अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज। क्रिमिनल्स का एंड पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस होता है वो ऐसी एजेंसीज की वर्किंग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी बोला था सीबीआई को रेफर्ड सीबीआई एज अ केज्ड पैरट, क्योंकि स्टेट उसे काफी हद तक कंट्रोल करता है एंड पॉलिटिशियंस आर अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिशियंस का काफी इन्फ्लुएंस होता है इनकी इन्वेस्टिगेशंस पे। और इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे कि हमने मूवीज में भी देखा है, एंड रियल लाइफ केसेस भी होते हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जा रहा है तो उनका बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड दीज टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस नाउ बाय वोट्स सिक्योर देयर सीट्स एंड नॉर्मलाइज करप्ट प्रैक्टिसेस in the system and which with time gradually become the part of the system. Another impact of this is decline in conviction rate. 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, MS क्यूरी रिपोर्ट, which was by Supreme Court, जो हमें ये बताती है कि अराउंड 5000 जो केसेस हैं अगेंस्ट लॉ मेकर्स वो पेंडिंग है। क्योंकि ये लोगों के पास पावर तो होती है, तो दे इन्फ्लुएंस द प्रोसेस और काफी टाइम लग जाता है, आगे बढ़ने ही नहीं देते केसेस को। और फिर इन दी एंड लोग जुडिशरी को ब्लेम करते हैं कि जुडिशरी इज इनएफिशिएंट। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स द कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक चीज क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ताकि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर पाए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए। लेकिन यहाँ पे जब मनी एंड मसल पावर इन्वॉल्व हो जाती है, वोट्स बाय किए जाने लगते हैं, तो ये पूरा फाउंडेशन ही हिला के रख देता है डेमोक्रेसी का। The last but not the least impact of this that it affects the good governance. The law breakers become the law makers, जो कि अफेक्ट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एफिशिएंसी को और एक बहुत ही पुअर इमेज डालता है इंडिया के स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव को। ये सोशल डिसहार्मनी भी क्रिएट करता है, लोगों के बीच में वायलेंस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस काफी नॉर्मलाइज कर देता है। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, उसके कॉजेज भी देख लिए, उसके इम्पैक्ट्स भी देख लिए, बट उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, अब हम वो देखेंगे। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको टैकल कैसे कर सकता है वो भी हम अब देखेंगे। सबसे पहला तो लाइफ टाइम बैन ऑफ कॉन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स। 2004 एंड 2016 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया था कि जो लोग कॉन्विक्ट होते हैं उनको पोल से बैन कर देना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, वोटर्स की ड्यूटी, हम लोग वोटर्स हैं, हम वोट करते हैं, हमारा ये ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर नेशन कि हम अच्छी चॉइस बनाएं, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें। तीसरा, अमेंडमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, क्योंकि इसमें ये सजेस्ट किया गया था कि हीनियस क्राइम्स जिन्होंने कमिट किए हैं उनको
कंटेस्ट करने से रोक दिया जाए इलेक्शंस में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए, और जो जुडिशियल प्रोसेसेस हैं उन्हें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लाया जाए टू वीड आउट करप्शन। एंड चौथा जो वे फॉरवर्ड हो सकता है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन सेटअप करना। अभी रिसेंट में इसका एक एग्जांपल हमें देखने मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्ट किया, मेंबर्स ऑफ द पार्टी ने ही वोट किया और उन्हें इलेक्ट किया। तो इसे हमें प्रमोट करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन सेटअप करना चाहिए। इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें। हम जब वोट करते हैं तो हम देश की डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे होते हैं, तो हमें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने चाहिए जो कि हमारे देश की नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करें, ना कि सम रोड साइड। और हम ये ओ करते हैं टू आवर नेशन एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो वी शुड डेफिनेटली थिंक बिफोर वोटिंग एंड वोट टू द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव।